सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। मेरी जन्नत पाक की मन्नत, यानी पाकिस्तान की मनौती है कि जन्नत यानी कश्मीर पर उसका अधिकार हो जाए। दिल है कि मानता नहीं, क्या करें। पाकिस्तान का भी दिल कुछ ऐसा ही है। दिवालिया होने की कगार पर वो खड़ा है। आतंकी जमात को खुली छूट देने के चलते FTF के निशाने पर वो है। पाकिस्तान की पूरी आबादी कई तरह की मुश्किलों से जूझ रही है। घिर चुका है देश। दवाओं और ज़रूरी चीज़ों के लिए भारत के सामने हाथ फैलाता है, लेकिन दुनिया के मंचों पर कश्मीर को लेकर भारत को बदनाम करने से बाज नहीं आता। मंच चाहे UNO का हो या SCO का, पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर ही होता है। कहीं कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल कर लेना है या फिर दुनिया को कश्मीर में मानवाधिकार हनन के नाम पर गुमराह करना हो। इस्लामी देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान इसी जुगत में लगा रहता है। चार लड़ाइयां लड़ चुका है पाकिस्तान हिंदुस्तान से, और हर लड़ाई में मुंह की खाने के बाद जब मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो अब पाकिस्तान कश्मीर के अपने कोर इशू पर ट्रैक 2 एजेंडे पर काम करने में जुट गया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की को OIC ने कश्मीर में ह्यूमन राइट उल्लंघन के मसले को उठाया और लोकतंत्र को खतरा भी बताया। भारत ने इसका प्रतिवाद किया और तीनों देशों को आईना दिखाया। लेकिन असल बात यह है कि जब से कश्मीर की स्वायत्तता को खत्म किया गया है, तुर्की से मलेशिया तक के अधिकांश देश बिलबिला उठे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में भी इस बदलाव पर खासी चिंता जताई गई, जबकि यह भारत का अंदरूनी आंतरिक मामला है। हर बार हम कहते हैं सभी मुल्क अपने आंतरिक मामलों के लिए आज़ाद हैं, तो फिर भारत को मामले में दोगलापन क्यों दिखाते हैं। SCO की बैठक में भी पाकिस्तान ने नक्शे में छेड़छाड़ की और अक्साई चीन छोड़कर पूरे कश्मीर को ही अपना बता दिया। NSA अजीत डोभाल ने नाराजगी जताई और बैठक छोड़कर चल दिए। तो क्या पाकिस्तान की मंशा यही थी कि वो चीन के वर्चस्व वाली शंघाई सहयोग परिषद में चीन के इशारे पर ऐसा कर रहा था? और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पूरे कश्मीर को अपने नक्शे में दिखा देना, कश्मीर में भारत की ज्यादती की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना, क्या है पाकिस्तान की मंशा और बार बार कश्मीर का रोना क्यों वो रोता है दुनिया के सामने? मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों बताता है कश्मीर में, जबकि उसके खैबर पख्तून की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, तमाम जगह ऐसे मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं कि उनकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल मौजूद है। गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज अत्रे कांग्रेस के लीडर हैं, अपनी बेबाक राय रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुलरेज भाई आपके पास आएंगे। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की स्वायत्तता यानी 370 खत्म हुआ। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह मानवाधिकारों का रोना रो रहा है, लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। हमारी सरकार ने दृढ़ता से 370 को खत्म किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कश्मीर में अब जो चल रहा था वो नहीं चलेगा। और एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरा एक, कोई किसी मुगालते में ना रहे। लेकिन बावजूद उसके कई ऐसे वक्त आया, कई ऐसे फोरम आए जहां पर पाकिस्तान इस रोने को नहीं छोड़ रहा रोना। नहीं, पाकिस्तान तो कर रहा है और करेगा, क्योंकि वो एक तो दुश्मनी है भारत से जो उसको निभानी है। भारत को हर प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने की जो कोशिश है वो कहीं नहीं छोड़ता। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय पाकिस्तान जो है वह चीन का सरोगेटी स्टेट है। तो दोनों की मंशा इससे साफ साफ होगी। दोनों एक साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं कि भारत को परेशान करना, भारत को बदनाम करना। हालांकि ये वही देश है, आपने देखा होगा कि वो UN में भी उठाएंगे, UNHRC में भी उठाएंगे, SCO में भी जाके बात करेंगे, इन सब विषय पर OIC पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इनके रिकॉर्ड क्या है और भारत आजकल खुलकर एक्सपोज करता है। पहले भी करता था, लेकिन भारत ने अब जो अपनी विदेश नीति अपनाई है वह अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर, और किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। चीन भी कुछ करता है, हम आज के समय चीन के विरुद्ध जितने मंच हैं उनको भी बना रहे विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। पहले तो भारत ये करता था कि नहीं हम आपके खिलाफ नहीं कर रहे, लेकिन अब कहीं भी किसी प्रकार से भी
भारत इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप देखिए कि जब 22 डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने उगर मुसलमानों के खिलाफ जो जेनोसाइड चल रहा है चाइना में, उसके खिलाफ अपील की और पत्र लिखे, तो उस पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने क्या किया? इन्होंने चीन का समर्थन किया। और क्या लाइन के साथ किया? प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स थ्रू डेवलपमेंट। तो इस प्रकार की तो ये कार्यशैली है। और पाकिस्तान जो है वह अपने शियाओं के साथ क्या कर रहा है, अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में क्या कर रहा है। देखिए, भारत के अंदर जो भी है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के हिसाब से है, जो कुछ भी है 370 का जो क्लैम्प डाउन किया उसमें तब्दीली लाई। तब्दीली क्यों लाई? ताकि उसको फुली इंटीग्रेट कर सके मेन स्ट्रीम के साथ। और वही प्रोसेस चल रही है। कश्मीर में किसी प्रकार के मानव अधिकार के हनन नहीं होते। कश्मीर में बहुत कुछ प्रोसीजर। खैबर पख्तून की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को तमाचा भी लगाता आया है और उसको आईना भी दिखाता आया है। रविंद्र सचदेव इसको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। रविंद्र, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा नक्शा वहां पर पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जाता है जिसमें पूरा कश्मीर वहां दिखा लिया जाता है। चीन का इलाका जो है चीन में दिखा दिया जाता है। भारत का भड़कना लाजमी था। एनएसए अजीत डोभाल ने कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग आपको मुबारक, आपके ये एजेंडे नहीं चलेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ देखा जाए? पाकिस्तान चीन की चाल चल रहा है या पाकिस्तान का थिंक टैंक उसको ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? दोनों चीजें हो रही है। पाकिस्तान खुद भी करे जा रहा है और चाइना से चाहे उसने कोऑर्डिनेट ना भी कराओ, बट उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो चीन को मदद कर रहा है और कई बार ये कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं इस तरह की चीजें। अदरवाइज पाकिस्तान खुद भी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जहां उसे मौका मिल रहा है वो ये मुद्दा उठाता है। और कपल ऑफ रीजन है, हम सब जानते हैं क्या रीजन है। एक तो उसकी जानी दुश्मनी वो अपने को समझता है भारत से, पर एक चीज और होती है कि देश के अंदर उसके हालात इतने बुरे हैं पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली, राइट। खुद इतने इकॉनमी भद्दी पड़ी हुई है, गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलिंग है, इकॉनमी नीचे जा रही है। उन सब चीजों से उसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है और उसके पास यही एक मुद्दा बनता है कश्मीर का। और ये दिखाना कि भाई आप चाहे जितने भी नीचे हैं, बुरी हालात में है, वो दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान तो हमसे भी बदतर है। तो अपने अवाम के लिए इंटरनली वो ये चीजें भी करता है काफी। वन सेकेंड, यस, अब ग्लोबल थिएटर में जो करता है तो वो आकर के अपने घर में भी तो बताता है, दिखाता भाई देखो हमने दुनिया में ऐसा करा भारत के खिलाफ। एट द सेम टाइम मुस्लिम वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड में वो अपनी लीडरशिप, देखिए एक जमाने में पाकिस्तान अपने को टेक्नोलॉजी लीडर मानता था इन द इस्लामिक वर्ल्ड। न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान ने पहली बार डेवलप करा था, राइट, जब वो कहते थे ये तो इस्लामिक बॉम्ब है। तो पाकिस्तान को ये दुख हो रहा है अब कि जितनी अरब वर्ल्ड है, काफी और देश हैं, वो उसके साथ नहीं खड़े हो रहे क्योंकि उन्हें रियलिटी पता है भारत में क्या है और उन देशों की भारत के साथ दोस्तियां बढ़ रही हैं। आप अरब एमिरेट्स ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, आप सऊदी ले लीजिए, काफी सारे देश अब भारत के अच्छे रिलेशंस में आ गए हैं। तो पाकिस्तान बार बार ये प्रयास कर रहा है इंटरनेशनल थिएटर में कि इस इशू को उठाया जाए, पर बात अब ऐसी हो गई है कि अंग्रेजी में सेइंग है ना, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो ये वो पाकिस्तान कर रहा है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की खुद की असलियत अब आतंक को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर खुद माइनॉरिटीज के क्या हालात हो गए हैं, हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस के, राइट। बलूचिस्तान में वो अपने ही देश में कैसे वहां पे अपेरेंटली हर रोज एक किडनैपिंग हो रही है फैमिली से बलूचिस्तान में। ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद, इनफैक्ट हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने अभी ये कहा कल वाली मीटिंग में कि इनका तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट खुद एडमिट करता है कि हमने हजारों टेररिस्ट बना करके कश्मीर की तरफ भेजे हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान का चिट्ठा क्लियर है दुनिया के सामने। पाकिस्तान को एक्सपोज करने में भारत कहीं ना कहीं कामयाब रहा है। अनुज अत्रे, इसको आप सरकार की कामयाबी मानेंगे कि सरकार ने, खैबर पख्तून की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें करता है उसको मुंह तोड़ जवाब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिया, चीन की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। जहां पर भी पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है, मानव अधिकारों की बात करता है, इसके उल्लंघन की बात करता है या और लोकतंत्र की हत्या की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, वहां पर उसको करारा जवाब उसी मंच पर दिया जाता है। इसको कहीं ना कहीं कूटनीतिक जीत या कूटनीतिक सफलता, कुशलता मानेंगे सरकार की आप?
देखिए भूपेश जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि काश अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो निश्चित तौर पे आज ये हालात नहीं आती, ये नौबत नहीं आती कि जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो आज हमको देखना पड़ रहा है। आज चाइना को जो एक करारा जवाब की जो हम बात कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है उस करारा जवाब की। 15 जून से लेकर के आज 15 सितंबर निकल गई है, लेकिन जवाब अभी तक जवानी जवाब नहीं दिया गया है। हालात ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो है चाइना शब्द बोलने से भी परहेज कर रहे हैं। तो लाल आंख करके जो जवाब देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिताया करते थे, आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो और सीमा पर हमारी सेना डटी हुई है, मजबूत सेना, जो इन 70 सालों में इस देश की मजबूत सेना जो है पीछे सरकारों ने तैयार की है, उनको जो है हथियारों से लैस किया है, तैयार किया है। आज कमजोर नहीं है। आज वो 1962 वाला भारत निश्चित तौर पर नहीं है, क्योंकि वो नया भारत था, हमारे पास हम इतनी तरह इक्विप्ड नहीं थे। लेकिन हम बार बार हमारे लोग जो खासतौर से सरकार में बैठे हुए लोग हैं और उनके चहेते कुछ लोग जो ये इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, वो बार बार 1962 का जिक्र करते हैं, लेकिन 1967 का जिक्र नहीं होने देते कि जब इंदिरा जी की सरकार ने चाइना को करारा जवाब दिया था और उनका जो है मुंह तोड़ जवाब देकर उनको पीछे हटा दिया था। हम 1967 में चाइना से जीते थे, उसी चाइना से। तो आज उसी जवाब की अपेक्षा पूरा देश रख रहा है कि गलवान घाटी की तरफ से वही जवाब जाना चाहिए। आज हम दिल्ली में बैठ करके जवाब उनको टिकटॉक गेम और जो है पबजी गेम से बंद करके उनकी जो है गेम खेल के जवाब देने, हम ये नहीं चाहते। गुलरेज भाई, क्यों आप लोग सख्त जवाब नहीं दे रहे? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तमाम हिदायतें दी जाती थी, लाल आंखें की जाती थी, लेकिन अब जब जवाब देने की बारी आई है तो पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आप सख्त जवाब दीजिए, सख्त इंस्ट्रक्शन दीजिए और आप कड़ा संदेश दीजिए दुनिया को भी और देश को भी। पबजी वबजी बंद करने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस का बड़ा आरोप, जवाब दीजिए। देखिए भूपेश भाई, हिंदुस्तान भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है कि किस प्रकार से हम जवाब दे रहे हैं। हम चीन के सामने जिस प्रकार से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से बड़ी वॉल बना के बैठी है हमारी फौज, हमारी सरकार पूरी तरह से फौज के साथ खड़ी है, तटस्थ खड़े हैं। आज जितने भी स्ट्रेटेजिक हाइट्स है उस जियो लोकेशन में, उस पर भारतीय जवान खड़े हैं। हमारी इंडियन आर्मी का पूरा कब्जा है, टैंक्स का डिप्लॉयमेंट है, और कौन सा जवाब चाहिए? आप ये बताइए, आज चीन घिर चुका है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि ग्लोबल टाइम्स की जिस प्रकार की प्रोवोकेटिव लैंग्वेज चल रही थी, उसमें नरमी आई है, तब्दीली आई है। और तब्दीली इसीलिए आई है क्योंकि चीन ने सोचा ये नहीं था कि इस प्रकार से रिप्लाई आएगा। भारत आज के समय जरा झुकने को तैयार नहीं है, 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और भारत अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि हमारी ये एनओसी जो है वही रहेगी, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली को सहन नहीं किया जाएगा। और इसीलिए आज ग्लोबल टाइम्स की आप भाषा शैली को देखिए, नरम क्यों पड़ी है। जो चीन के डिफेंस मिनिस्टर हमसे मिलना चाहते हैं, देखिए राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मिलने की, हमने कभी नहीं की। क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर से उनके फॉरेन मिनिस्टर मिलना चाहते हैं? कल आपने डिफेंस मिनिस्टर की लैंग्वेज देखी थी, बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने 2-3 बार मुक्का उठाकर बात की है, चीन से जवाब दिया है। तो आप सोचिए कौन सी हल्की बात की है, कौन सी पतली बात की है। जितनी बातें हुई हैं, 56 इंच के सीने वाली बात हो रही है, आंख में आग डाल के बात हो रही है, और जरूरत पड़ने पर आंखें निकाल भी लेंगे इनकी चीनियों की। चलिए आऊँगा आपके पास। अनुज, इन तमाम जो जवाब हैं इस पर कुछ ना कुछ सवाल आपके जहन में भी होंगे, आपके पास भी आऊँगा, लेकिन इस बीच रविंद्र सचदेव के पास चलेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को 2 नक्शे दिखाएंगे, 2 मैप दिखाएंगे। हम दिखाते हैं पाकिस्तान का काल्पनिक नक्शा और असली नक्शा। आप देख सकते हैं पूरे कश्मीर को उसने अपनी जद में ले लिया इस नक्शे में। 2 कौड़ी की हरकतें पाकिस्तान पहले से करता आया है, लेकिन एक बार फिर वही हरकत करी उसने और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एनएस अजीत डोभाल ने चेयर छोड़ दी। उन्होंने कहा ये इस मीटिंग का, इस बकवास मीटिंग का क्या फ़ायदा है। ये इस तरीके की अगर आपने काल्पनिक बातें करनी है और भड़काने वाले बयान देने हैं, भड़काने वाले नक्शे पेश करने हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं एससीओ की बैठक में गलत नक्शे पर विदेश मामलों के जानकारों का क्या कुछ कहना है। नवंबर 2019 में जब सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनियन टेरिटरी लद्दाख का मैप दिखाया था पूरे विश्व को, तो उसमें 2 बातें बिल्कुल क्लियर आई थी कि जो अक्षय चिन्ह है वो भारत का हिस्सा है और वापस लिया जाएगा। इसके अलावा जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है और इसको लिया जाएगा। और इन दोनों के अंदर में जो डिटेल है लद्दाख के अंदर में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की और सक्शम वैली के अंदर में 5,080 स्क्वायर किलोमीटर की, ये रक्षा मंत्री जी ने बाखूबी से पूरे देश को बताया। नवंबर 2019 में जब सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनियन
रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में 56 के करीब देश हैं, जिसमें से बहुत सारे देश जो हैं भारत के पक्ष में भी हैं। लेकिन अगर टर्की की बात करें तो पिछले दिनों फिर वही पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया टर्की ने कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में टर्की को नहीं दिखाई देता, या बाकी जो लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जो उसके सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं दिखाई देता। ये ड्यूल स्टैंडर्ड क्यों है भारत और पाकिस्तान को लेकर? देखिए, ये तो बेसिक बात है, जिसके प्रति आपकी सिंपथी हो, आप अपनी ब्लाइंड आई कर देते हैं, उसके नेगेटिव्स को नहीं देखते। तो टर्की वही कर रहा है। OIC का जो आपने जिक्र करा, OIC में काफी उथल पुथल हो रही है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, कोऑपरेशन में, राइट। और टर्की धीरे धीरे प्रयास ये कर रहा है, धीरे क्या काफी एक्टिवली प्रयास ये कर रहा है कि अपने को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, या जो ऑटोमन एम्पायर था एक जमाने का, ग्रेटर ऑटोमन एम्पायर, उसका इन्फ्लुएंस टर्की बनाए। अब इस टर्की की एस्पिरेशंस में उसकी सऊदी अरेबिया के साथ टेंशंस बहुत बढ़ गई हैं। ओके, आप OIC की ही बात करें, अभी जो आई थिंक पिछले साल की बात है, OIC की मीटिंग थी जो अबू धाबी में हुई थी, वहां पर उन्होंने सुषमा स्वराज, या 2 साल पहले जब भी, को इन्वाइट किया था, राइट, एज अ स्पेशल गेस्ट। पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता रह गया था, बट अरब एमिरेट्स ने कहा नहीं, हम तो इन्वाइट करेंगे, हमारा राइट बनता है, जो होस्ट करता है कंट्री OIC की मीटिंग उस साल। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, खासकर ये देश अब पाकिस्तान की खेल को समझ रहे हैं, और ये पाकिस्तान से थोड़े परेशान भी हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान, देखिए, टर्की ज्यादा आवाज उठा रहा है पाकिस्तान के फेवर में, राइट, और टर्की ही इन देशों को भी चैलेंज कर रहा है। तो पाकिस्तान अगर टर्की के ज्यादा पास जाता जाएगा, तो पाकिस्तान की दोस्ती सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट से भी खटाई में पड़ जाएगी, जो पड़ रही है। अभी आपको याद हो, पिछले कुछ हफ्ता या 10-15 दिन पहले सऊदी अरेबिया की रिपोर्ट थी कि उन्होंने कुछ अपना लोन वापस मांगा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कोई एक देश, इस्लामिक, एक या जितने भी हों, जो इस मुद्दे को उठाएं। बट OIC जो ग्रुपिंग है 56 या जितने भी देशों की, उस ग्रुपिंग में वैसे ही आपस में फूट पड़ गई है। और इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि भारत के साथ दोस्ती में सबको फायदा दिखता है, पहली बात, और भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। ठीक है, माना हम भी कोई परफेक्ट नहीं है 100%, पर कोई देश परफेक्ट नहीं होता, राइट। हम एक डेमोक्रेसी है, हम भी एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी इंप्रूव कर रहे हैं अपने देश को। दुनिया ये समझती है। पाकिस्तान जिस तरह के ड्रम बजाता है दुनिया में, उसकी कहानी अब टोटली हॉलो पड़ गई है। तो OIC का ये जो स्प्लिट होता जा रहा है, पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा रहा। एक आध हो रहा है, मलेशिया खड़ा हो रहा है वंस इन अ वाइल। तो इन 3-4 देशों के अलावा पाकिस्तान को, और OIC के अंदर भी भारत के खिलाफ अब सेंटीमेंट खत्म हो गई है। रविंद्र, काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपसे मिल पा रही है। आपसे समझना ये चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि इक्का दुक्का देश जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में खड़े हो रहे हैं, और SCO की बात करें या OIC की बात करें, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रुझान जो है वो देशों का भारत की तरफ ज़्यादा आ रहा है। भारत की आंतरिक स्थिति को वो समझ रहे हैं, पाकिस्तान जो एक्सपोज हो रहा है उसको भी वो समझ रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जाए, जो हमारी सरकार जिस लाइन पर चल रही है वो ठीक है, हमारी स्पीड ठीक है, हमारी कूटनीति ठीक है, हम दुनिया को अपनी जो आंतरिक स्थिति है, जो सच है, वो दिखाने में सक्षम है और उसमें सफल हो रहे हैं? हम काफी सही जा रहे हैं, बट आई विल से वन थिंग ऑनेस्टली, हम अपना पूरा मैसेज दुनिया में कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, बाय द वे, ठीक है। स्पेशली वेस्टर्न मीडिया में हमारी जो छवि जा रही है वो वैसी नहीं जा रही है जो हम चाहते हैं। कुछ कमियां हैं हमारी इमेज में, हमारी छवि में। बट यस, प्रयास तो हम कर रहे हैं, भारत प्रयास तो कर रहा है अपने एक्शंस के थ्रू, अपने मैसेजिंग के थ्रू, या जो भी कुछ है सारा। बट कुछ मुद्दों को लेकर के भारत की छवि वेस्टर्न मीडिया में क्वेश्चन करी जा रही है। पहले से कम है, बट फिर भी हमें काफी काम करना है। अभी आप मैप्स की बात कर रहे थे, अभी हम ये कहते हैं कि हमारा मैप क्या है। मैं आपको बताऊं, हमारे काफी मित्र हैं पुराने अमेरिका में, वो कहते हैं कि हमारी इंडियन एम्बेसी में एक बड़ा सा 10 फुट बाय 10 फुट का मैप क्यों नहीं लगता हर पूरी दुनिया भर में। तो जो हमारे मिशंस हैं दुनिया भर में, राइट, हमारी एम्बेसीज हैं, वहां पे भारत के मैप की जो हमारी अपने हिसाब से बाउंड्री हो, वो उठा करके बड़ा 20 फुट बाय 20 फुट का मैप हो। हमारे जो भी विजिटर आए हमारी एम्बेसी में, हमारा मैप तो देखे, बाउंड्री तो देखे। बहुत बढ़िया। तो वो तो एक छोटा एग्जाम्पल है, एनेक्डोटल है, पर बात यह है कि हमें प्रोएक्टिवली हमारी मिशंस को बहुत ज्यादा और काम करना है, विदाउट डाउट। अनुज अत्रे साहब,
एनएस से अजीत डोभाल भड़क गए थे, चीन के इशारों पर यह काम हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बताइए इससे ज़्यादा क्या कर दिया जाए। अगर लड़ाई हो जाएगी तब विपक्ष नहीं जीने देगा, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तब विपक्ष नहीं जीने देगा। ठीक है, माना कि विपक्ष का काम होता है कमियां निकालना, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष को भी समझना चाहिए कि कितने सेंसिटिव इशू है और उसमें सरकार को कभी कभी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए भूपेश जी, गुलरेश भाई कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जानती है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए सरकार के साथ बार बार सरकार को अपना समर्थन देती है कि देश में जब जब हमारे आपदा आई है, जब जब संकट आया है, खासतौर से जो है विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, तो हम मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पहले दिन से कह दिया था कि आपने जो कार्रवाई करनी है कीजिए, हम सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन देश की मान सम्मान और आन बान शान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे वीर जवानों का, वीर सैनिकों का, हमारी वीर सेना का जो है उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। आज आप कर रहे कार्रवाई, सेना हमारी डटी हुई है, सेना तैयार है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना के रूप में आज आपको नरेंद्र मोदी जी को पिछली सरकारों ने एक तोहफे के रूप में दिया है। गुलरेश भाई की तो आवाज नहीं उसका प्रयोग करते, हम नहीं चाहते, आज देश उस चीज की उम्मीद नहीं करता ऐसे प्रधानमंत्री जी से। ऐसे मौके पर हम सरकार से ये नहीं चाहते हैं कि हम दिल्ली में बैठ करके जो है कुछ ना बोले, केवल जो है ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता करवाते रहें और उसके वार्ता के बाद उसको कहें कि हम उससे संतुष्ट हो गए। हम उनके थोड़ी सी जो ऐप, चाइना हमारी जमीन कब्जा रहा है, चाइना हमारी सीमा में आकर के हमारी जमीन कब्जा कर रहा है और हम उनके साथ ऐप खेल करके, उनकी ऐप बैन करके हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी आ जाते हैं, उस पर भी बात करते हैं। सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है, उस सर्वदलीय बैठक में पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हैं, क्या स्थितियां हैं उससे अवगत करवाया जा रहा है सदनों को, ये काफी है। और इस बैठक का आप स्वागत करते हैं अनुज अत्रे साहब। देखिए, हर बैठक का हम स्वागत करते हैं और उसका नतीजा अगर निकल करके आएगा तो निश्चित तौर पे और भी ज्यादा स्वागत योग्य होगा। सरकार को चाहिए कि कुछ न कुछ देश के हित में नतीजे लेने वाले कदम उठाने चाहिए। केवल इवेंट मैनेजमेंट और जो है ये अपना जो सोशल मीडिया या मीडिया मैनेजमेंट से जो है सरकार नहीं चलती, भाषण से शासन नहीं चलता। काम करके दिखाइए आप। ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि बीते 4 महीने से जो है हमारे सीमा में चाइना घुसा हुआ है और प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि ना हमारी सीमा में कोई चाइना ने घुसपैठ की है, ना हमारी 1 इंच जगह उसने ली है, जबकि 20 जवान उसने मार दिए हमारे। और अब दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही है, सरकार ही दिखा रही है कि वहां पर गलवान घाटी में किस तरह से चाइना ने अपने परमानेंट अपने जो है बंकर्स बना लिए हैं, आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर दी है, वहां पर हेलीपैड्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए हैं। क्यों आप गुलरेश भाई, क्यों आप इतनी देर से काम करते हैं? सर्वदलीय बैठक बुलाई, वो देर से बुलाई, चीन ने कब्जा कर लिया, वो देर से बता रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, आतंकी वहां से भेजे जा रहे हैं, वहां पर सिचुएशन अनकंट्रोल हो रही है। क्यों सब चीजें आप लोग देश को देर से बताते हैं? ये कांग्रेस का बड़ा आरोप है, जरा क्लियर करिए इसको। नहीं, कांग्रेस को जो बोलना है बोलती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमको पड़ता है, ना देश को पड़ता है, ना सेना के मॉरल्स को भी डाउन करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी नहीं पड़ता। देखिए, वास्तविकता जो है कि चीन अभी चाहता है कि हमारे यहाँ एंट्री करे, हमारे बॉर्डर में घुसे, हमारी जमीन पे कब्जा करे, लेकिन कर नहीं पाया है, ना उसको करने दिया जा रहा है। उसने हैवी डिप्लॉयमेंट किया है, ये तो गृह मंत्री, ये बात तो खुद रक्षा मंत्री जी ने संसद के पटल पे कबूल की है कि हैवी डिप्लॉयमेंट किया है, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी बताया है कि जितना उसने डिप्लॉयमेंट किया है उतना हमने भी डिप्लॉयमेंट किया है। यह बात सच है कि बॉर्डर बहुत गर्म है, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक 1 इंच भी भारत भूमि की हमने जाने नहीं दी है और न जाने देंगे, यह बिल्कुल वास्तविक स्थिति है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे फॉरेन एक्सपर्ट जो कह रहे थे, उस बात को थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा रोबिंद्र जी की। देखिए, यहां तक कि जो पाकिस्तान भी जो कर रहा है, इस एंगल पे चाइना से आप कहीं ना कहीं मिलाना होगा। देखिए, लार्जर जियोपॉलिटिकल स्पेस को आप देखिए तो उसमें चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, जहां पर ओआईसी की प्रमुख कंट्रीज है, चाहे दूसरे क्षेत्रफल हो, वहां सभी जगह एक तरह से कैंपिंग शुरू हो चुकी है जो कोल्ड वॉर की है। आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में भी अभी इजराइल के साथ जो समझौता हुआ, बहरेन का हुआ, उसके पहले जो हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हुआ, तो एक अमेरिकन कैंप है जिसमें हम बोलते ही अपने आप को कैंप के हैं, लेकिन जिसके हम निकट हैं। अमेरिका हुआ,
सऊदी अरब हुआ, इजराइल हुआ, इंडिया हुआ, जापान हुआ, यह एक साथ थे। दूसरा चाइना, पाकिस्तान और ईरान प्लस भी उसमें जाएगा। ईरान प्लस का समझिए आप कि ईरान जाएगा तो फिर इराक भी जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें लेबनान भी जाएगा और सीरिया भी जाएगा। तो ये तो कैंपिंग है और दशकों तक अभी चलेगी जब तक कोल्ड वॉर रहेगी। देखिए इसका हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में भी जो एक्सपोर्ट के लिए या फिर आय की दृष्टि से जो जमीन है वो तो सऊदी अरब है, वो यूएई है, वो जीसीसी की कंट्रीज है, तो जहां हमको लाभ मिलेगा। तो अच्छा है ना कि पाकिस्तान इन कंट्रीज से दूर हो रहा है जिनका बोलबाला इस्लामिक वर्ल्ड में भी है, वो जिनकी रियल वैल्यू है। कितनी वैल्यू रखते हैं ये कंट्रीज? रविंद्र आपसे समझना चाहेंगे, OIC में कितनी वैल्यू रखते हैं? लगातार 4 लड़ाइयाँ पाकिस्तान ने लड़ी, चारों लड़ाइयों में उसको मुंह की खानी पड़ी। चाइना अब उसका साथ देता है, जहां मौका मिलता है उसको कश्मीर की बात उठाता है, मानवाधिकार की बात उठाता है, लोकतंत्र की हत्या की बात उठाता है। मलेशिया उसके सुर में सुर मिला रहा है, टर्की उसके सुर में सुर मिला रहा है, चाइना उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऐसे कंट्रीज़ की तादाद को बढ़ता देखते हैं या ऐसे छोड़ देना चाहिए इनको इनके हालात पर? नहीं, छोड़ तो नहीं सकते इनको, इनके हालात पे हमें एंगेज करना चाहिए। और ये देश इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, बाय द वे। ये सऊदी अरेबिया, अरब एमिरेट्स वगैरह 2-3 अलग अलग एंगल से, इकोनॉमी के एंगल से भी देखिए हमारे कितने एनआरआईज वहां नौकरियां करते हैं। हर साल जो हमारी रेमिटेंस आती है, मैं नंबर भूल रहा हूं, 20-22 बिलियन डॉलर, सबसे ज्यादा शायद गल्फ के रीजन से रेमिटेंसेस आती हैं भारत को। तो इकोनॉमी में तो बहुत बड़ी बेनिफिट है हमें, जॉब्स और इकोनॉमी को लेकर के, राइट। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, अब जैसे अभी गुलरेज भाई बता रहे थे, ये इजराइल का जो अकॉर्ड हुआ है अरब एमिरेट्स के साथ और बहरीन के साथ, ओके, इसके चलते एक तरह से आप चाइना को ब्लॉक कर रहे हैं गल्फ में एक्सपैंड करने से, ठीक है ना। देखिए चाइना भी तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है गल्फ में। तो जब ये कंट्रीज अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी, भारत के साथ अच्छी दोस्ती बढ़ती जाएगी, तो चाइना को एक्सपैंड करने का वहां अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा। सिमिलरली पाकिस्तान, जो बात हो रही है, जो बार बार अपने राग अलापता है, अब पाकिस्तान के राग अरब एमिरेट्स और सऊदी नहीं सुनते हैं, राइट। सऊदी के प्रिंस पाकिस्तान जाते हैं, वहां वो $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। उसके अगले दिन वो भारत आते हैं, भारत आगे कहते हैं $100 बिलियन, राइट। आबू धाबी का उनका जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, ADIA, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट एजेंसी, उनका टारगेट है $75 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करना। तो इन देशों के साथ रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के, और मल्टीपल एंगल्स में, जियोपॉलिटिकल एंड एज वेल एज इकोनॉमिक में। हेलो, चलिए, जी। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से भारत की 4 जंगें हो चुकी हैं और चारों जंगों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन बावजूद उसके अब पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर में वो उस एंगल पर काम ना करके दूसरे एंगल्स में काम करता है, आतंकवादियों को भेजता है, चीन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाता है, बताता है कि चीन में कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मोमबत्ती जलाता है और भारत उसकी मोमबत्ती में बाल्टी भर के पानी डाल देता है, तमाचा भी जड़ता है और उसको आईना भी दिखाता है। तो ये भारत की रणनीति कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है, एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, लेकिन कई और फ्रंट्स पर भी भारत को काम करना पड़ेगा। आज बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। गुलरेज शेख, बहुत शुक्रिया आपका। अनुज अत्रे, बहुत शुक्रिया। रविंद्र सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाज़त, सहारा।